उम्मीद है आप लोगों ने इससे पहले जो वीडियो देखा था उसमें हमने चर्चा की थी, आप लोगों को पता होगा टैक्सोनॉमी के पार्ट में कि जगत का वर्गीकरण किस तरीके से आता है, द्विजगत, त्रिजगत, चतुर्जगत और पंचजगत। द्विजगत जिसमें हम लोगों ने कैरोलस लिनियस की थ्योरी पढ़ी थी, त्रिजगत जिसमें हमने हैकेल के बारे में चर्चा की थी, चतुर्जगत जिसमें हम लोगों ने कॉपलैंड के बारे में पढ़ा था, और पंचजगत जिसमें हमने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर R.H. विटेकर के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग टैक्सोनॉमी का पहला किंगडम यानी कि मोनेरा जगत के अकॉर्डिंग जो है चर्चा कर रहे हैं, और मोनेरा के अंदर आता है जीवाणु। तो हम लोग जीवाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवाणु जब पढ़ेंगे तो मोनेरा जगत अपने आप ही एक्सप्लेन जो है हो जाएगा। तो बिना देरी किए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारा जगत जिसका नाम है मोनेरा, मोनेरा जगत, ठीक है ना। जो पंच जगत अवधारणा में सबसे पहला जगत है उसका नाम आता है मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को स्थान दिया गया है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीवों को जो है स्थान दिया गया है, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक जीव वे जीव होते हैं जिनको हम बोलते हैं असीम केंद्रकी। प्रोकैरियोटिक जीवों को हम बोलते हैं असीम केंद्रकी जीव, असीम केंद्रकी जीव यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव। अब सबसे पहले इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे और फिर इन सब के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। इसका एग्जाम्पल जो है वो है जीवाणु, और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है ना। यानी कि हम इसके बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपने जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के ऊपर। तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया क्या है इसके बारे में कंप्लीटली अपने एक्सप्लेन करेंगे। और प्रोकैरियोटिक जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक अपने किसको कहते हैं, प्रोकैरियोटिक के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या है, हर प्रकार के ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि जीवाणु जो होता है इसकी खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, यानी कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी, अर्थात बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। अब दूसरा बिंदु ये है कि जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाणुओं की स्टडी करना क्या कहलाता है। तो जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये भी एक बेसिक पॉइंट है। उसके बाद में देखिए कि जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, इनकी जो कोशिका होती है उनके ऊपर कोशिका भित्ति देखी जाती है, ठीक है ना। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप याद रखें जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, कई बार जीवाणु क्योंकि कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के जीवाणु हम लोग पढ़ा करते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं जिनको अपने आधे जीवाणु या प्रिमिटिव बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, उन जीवाणुओं के अंदर कोशिका भित्ति प्रोटीन की बनी होती है। यू बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति का आवरण देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी हम लोगों ने इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। इसमें 2 प्रकार के एसिड होते हैं, एक होता है म्यूरेमिक एसिड, एक होता है डाई एमिनो पिमेलिक अम्ल। तो म्यूरेमिक अम्ल और डाई एमिनो पिमेलिक अम्ल दोनों को संयुक्त रूप से हम लोग बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है ना। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। स्टडी बैक्टीरियोलॉजी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किसके बारे में, मोनेरा के बारे में। तो अब सबसे पहला पॉइंट कि हम लोग जो जीवाणु पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो इस जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में कंप्लीटली स्टडी अपने स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए कि इसमें वर्ड आ रहा है क्या, प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। तो इनके बारे में अपने पूरा जो है कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। प्रोकैरियोटिक शब्द, अब इसमें पहला शब्द आता है प्रो। हालांकि हमने इससे पहले वाली क्लास में भी प्रो शब्द के बारे में अध्ययन किया था। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का सीधा सीधा अर्थ होता है आदिम या आद्य, आरंभिक। इससे मतलब शुरुआत का, आरंभिक, आदिम या आद्य, है ना, ये शब्द बनता है इसमें। और दूसरा शब्द बनता है कैरियन। तो आप याद रखें कैरियन शब्द बना है किससे, न्यूक्लियस से,
ठीक है। कैरियन शब्द की उत्पत्ति न्यूक्लियस से हुई है और न्यूक्लियस का जो मीनिंग होता है वो होता है केंद्रक। कहने का मतलब कि जो जीवाणु होते हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं उनके अंदर किस प्रकार की कोशिका होती हैं, तो हम इसमें याद रखें कि ऐसी कोशिका हो जिसमें आदिम या आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। अच्छा, अब पॉइंट ये अपने को याद रखना है कि आदिम या आद्य केंद्र की विशेषता क्या होती है। तो आदिम या आद्य केंद्रक वो केंद्रक होता है जो स्पष्ट नहीं होता, यानी कि एक अस्पष्ट केंद्रक, ठीक है ना। तो ये अपने को पॉइंट याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो केंद्रक होता है वो सदैव किस प्रकार का होता है, अस्पष्ट केंद्रक होता है। मैं एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज करता हूँ और फिर हम लोग इससे आगे का जो चैप्टर है उसको रन करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, यानी कि असीम केंद्र की है, अर्थात ऐसा जीव है जिसके केंद्र की कोई सीमा नहीं पाई जाती, जिसके केंद्र के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं होती, यानी कि केंद्र झिल्ली नहीं होती। एग्जाम्पल जीवाणु है इसका, है ना। अब इस जीवाणु की खोज किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और एक बात और याद रखना कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को अपने बैक्टीरियोलॉजी का जनक भी मानते हैं, ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि बैक्टीरियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है तो हम बताएंगे कि बैक्टीरियोलॉजी का जनक जो होता है वो होता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अच्छा, अब जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव है, तो प्रोकैरियोटिक शब्द का अर्थ क्या है, तो प्रो माने प्रिमिटिव यानी कि आदिम या आद्य, और कैरियन यानी कि केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो जीवाणु एक ऐसा मतलब जीव है जिसकी कोशिका में आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, यानी कि एक अस्पष्ट केंद्रक उसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अब उससे आगे का जो है पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एक तो आप ध्यान देना कि हम लोग बैक्टीरिया को कम्प्लीटली अब आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी समझ पा रहे होंगे। और लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी इसको ज़रूर देखें, उनके तो काफ़ी काम की चीज़ है। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी भी इस चीज़ को देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड के बच्चे भी देख सकते हैं, रीड का बच्चा भी देख सकता है, ऐसे तो है ना, ऐसे तो हर कोई विद्यार्थी देख सकता है, लेकिन मैं बैक्टीरिया को थोड़ा बढ़िया लेवल पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने इन चीज़ों को याद रखना है। और अब देखते हैं अपने आगे का पार्ट जो है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए कि जो जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक जीव है, तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक जीव है, तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या है ना, क्योंकि जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एक प्रकार की। तो हमें ये चेक करना है कि प्रोकैरियोटिक, जैसे शब्द का अर्थ तो हमने निकाल दिया, लेकिन उसके अलावा प्रोकैरियोटिक का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि प्रोकैरियोटिक की विशेषताएं क्या होती है। अगर कोई कोशिका प्रोकैरियोटिक है तो उसकी विशेषताएं किस किस प्रकार की हो सकती हैं। तो जो यहाँ पर मैं जितने भी लक्षण लिखूंगा वो सारे प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात जीवाणु की ही विशेषताएं होंगी। सबसे पहली विशेषता कि इनके अंदर, कोशिका के अंदर जो केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है ना, कोशिका में जो केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली क्या होती है, अनुपस्थित होती है। नंबर एक बात अपने को याद रखनी है कि प्रोकैरियोटिक जीवों की जो कोशिका के अंदर केंद्र के ऊपर जो केंद्रक झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होती है, इनके केंद्रक झिल्ली का जो है वो क्या होता है, अभाव देखने को मिलता है। नंबर दो पॉइंट, इनके अंदर केंद्रिका यानी कि जिसको अपने न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि इनमें न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका जो होती हैं वो भी एब्सेंट होती हैं, केंद्रिका का भी इसमें अभाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट अपने को ये भी याद रखना है कि जीवाणु जो प्रोकैरियोटिक है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है ना, इनके अंदर केंद्रिका जो है वो भी एब्सेंट देखने को मिलती है। और 3 नंबर पॉइंट कि जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग जितने भी होते हैं उन सभी झिल्ली युक्त कोशिकांगों का इनमें क्या देखने को मिलता है, अभाव। यानी कि जो जीवाणु है उसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। जैसे कि कौन कौन से झिल्ली युक्त कोशिकांग जीवाणु में देखने को नहीं मिलते, तो मैं इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि एक तो आप समझ लीजिए हरित लवक, ठीक है ना, ये नहीं पाए जाते। एक समझ लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की, सूत्र कणिका, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका, जिसको अपने सूत्र कणिका कहते हैं, ठीक है ना। माइटो का अर्थ होता है सूत्र यानी कि धागे, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स यानी कि कणिकाएं। तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका, ठीक है ना, हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया। और साथ ही साथ गोल्जी बॉडी,
ठीक है ना। गोल्जी बॉडी भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलती, लाइसोसोम देखने को नहीं मिलता, हरित लवक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, ईआर नहीं है, ठीक है ना। ऐसे सेल ऑर्गन्स होते हैं जो इनके अंदर देखने को नहीं मिलते, ईआर भी नहीं होती, देख लो, है ना। लाइसोसोम भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। तो ये सारे के सारे कोशिकांग जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जीवों में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो एक पॉइंट ये भी अपने को याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए कि जो जीवाणु होते हैं इनके अंदर राइबोसोम जो है वो उपस्थित होता है, ठीक है। तो एक ये लाइन अपने को याद रखनी है, राइबोसोम जरूर उपस्थित होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनके अंदर राइबोसोम किस प्रकार का होता है, तो साथियों याद रखें उनमें 70 प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलता है। यानी कि जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है और उसके अंदर किस प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलता है, तो उसमें 70 प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलता है। और बाकी जो कोशिकांग है, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर आदि, वो सारे के सारे झिल्लीयुक्त कोशिकांग जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। केंद्रिका नहीं होती, केंद्रक झिल्ली नहीं होती। राइबोसोम जो है वो भी किस प्रकार का होता है, 70 प्रकार का होता है। और राइबोसोम इसलिए होता है साथियों क्योंकि राइबोसोम के ऊपर किसी प्रकार की कोई झिल्ली देखने को नहीं मिलती, इसलिए राइबोसोम तो यूनिवर्सल है। इस प्रकृति के जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में राइबोसोम की उपस्थिति देखने को मिलती ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए, इनके अंदर यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु हैं, ठीक है ना, तो जीवाणु के अंदर श्वसन स्थल किस जगह को माना जाता है। यानी अगर वो सामान्य कोशिका है तो उसके अंदर श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया भाग में संपन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें एक लाइन ये याद रखनी है कि जो जीवाणु होते हैं उनमें जो श्वसन की अभिक्रिया होती है, श्वसन की जो मतलब प्रक्रिया देखने को मिलती है वो किस भाग में देखने को मिलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन यहाँ पर तो माइटोकॉन्ड्रिया देखो है ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। इसका मतलब जीवाणुओं में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, श्वसन की जो क्रियाविधि होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अभाव के कारण किस जगह पर देखने को मिलती है, तो याद रखें मीजोसोम में वो जगह या मीजोसोम के अंदर श्वसन की क्रियाविधि देखने को मिलती है, ठीक है ना। मीजोसोम जिसको अपने बोलते हैं मध्यकाय, ठीक है ना, मीजोसोम या जिसे हिंदी में मध्यकाय बोला जाता है, ये अंतर्वलन पाए जाते हैं और इन अंतर्वलनों पर, मध्यकायों पर श्वसन के अंदर काम आने वाले सारे एंजाइम होते हैं। इसलिए हम लोग ये पढ़ा करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक अर्थात जीवाणु हैं उनके अंदर श्वसन की क्रियाविधि किस भाग में संपन्न होती है, तो मीजोसोम भाग में संपन्न होती है। साथियों ये लाइन याद रखें, आप 2018 सेकंड ग्रेड साइंस के एग्जाम में इस प्रश्न को देखेंगे और ये बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, अतः इन प्रोकैरियोटिक जीवों में श्वसन की क्रियाविधि किस जगह पर संपन्न होती है। तो हमें याद रखना है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो श्वसन की क्रियाविधि मीजोसोम भाग में संपन्न होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है इस जगह पर एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। अब इसके साथ साथ एक पॉइंट और आप याद रखें, ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि जीवाणु जो होते हैं उनके अंदर कोशिका विभाजन किस प्रकार का देखने को मिलता है। जीवाणुओं में कोशिका विभाजन जो है वो किस प्रकार का देखने को मिलता है। तो जीवाणुओं में जो कोशिका विभाजन होता है उसकी विशेषता ये होती है कि उनमें असूत्री कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। असूत्री कोशिका विभाजन जिसको अपने बोलते हैं अमाइटोसिस, अमाइटोसिस यानी कि असूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है ना। इस प्रकृति में जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जैसे जीवाणु हो गया, उनमें असूत्री कोशिका विभाजन होता है। वैसे कोशिका विभाजन हम लोग ज़्यादातर दो पढ़ा करते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। इस प्रकृति में सबसे पहले ऐसे जीव विकसित हुए जिनमें असूत्री विभाजन था, फिर समसूत्री विभाजन, और जो जटिल जीव हैं जिनमें लैंगिक जनन की व्यवस्था होती है उनमें असूत्री कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। और जीवाणुओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन है, तो असूत्री, और लैंगिक जनन में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री, ठीक है ना। अर्धसूत्री विभाजन उनमें देखने को मिलता है। इस लाइन को आप याद रखें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ है, इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, वो आनुवंशिक पदार्थ जो है वो क्या होता है, तो याद रखें इनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए किसका निर्माण करता है, गुणसूत्रों का। तो जीवाणुओं के अंदर जो डीएनए है वो गुणसूत्रों का निर्माण करेगा, क्योंकि हर जगह पर ऐसी व्यवस्था होती है, हमारे अंदर भी डीएनए गुणसूत्रों का निर्माण करता है। लेकिन जीवाणुओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक में न होकर केंद्रक से बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं में तो स्पष्ट प्रकार का केंद्रक होता ही नहीं है, तो उनके अंदर तो गुणसूत्र जो होते हैं वो केंद्र की अस्पष्टता के कारण
कोशिका द्रव्य में सामान्य रूप से बिखरे रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, यह डीएनए किसका निर्माण करता है, गुणसूत्रों का, और प्रोकैरियोटिक जीवों में गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्रक जो है वो इसमें अस्पष्ट प्रकार का होता है, केंद्र के ऊपर कोई झिल्ली नहीं है, केंद्र के ऊपर किसी प्रकार की कोई बाउंड्री ही नहीं है। तो केंद्रक झिल्ली न होने की वजह से गुणसूत्र सारे के सारे जो हैं वो कोशिका में बिखरे रहते हैं। और अगर केंद्रक झिल्ली स्पष्ट होती तो गुणसूत्र कहाँ होते, सुस्पष्ट तरीके से केंद्र के अंदर विद्यमान रहते हैं। तो ये पॉइंट अपने को यहाँ तक पढ़ना है। मुझे लगता है कि जीवाणुओं के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में या प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता के बारे में आप लोगों ने यहाँ तक मतलब ठीक पढ़ लिया होगा, कुछ जानकारी आपको हासिल हो गई होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक है ना, ऐसे केंद्र की, ऐसे जीव जिनकी कोशिका के केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, इसलिए केंद्रक अस्पष्ट होता है। यही कारण है कि केंद्रक में उपस्थित जो भी डीएनए होता है गुणसूत्र के रूप में, वह केंद्रक के अंदर विद्यमान न रहकर केंद्र के बाहर यूं ही कोशिका द्रव्य में बिखरा पड़ा रहता है। और जीवाणुओं के अंदर किसी प्रकार के झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम है ना, और हरित लवक आदि कोशिकांगों का अभाव होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अभाव के कारण माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य अर्थात श्वसन की प्रक्रिया मेसोसोम भाग में देखी जाती है। मेसोसोम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस प्रश्न को याद रखें। और जीवाणुओं के अंदर कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है, तो असूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना। विभाजन 3 प्रकार का है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। जीवाणु अर्थात प्रोकैरियोटिक जीवों में असूत्री विभाजन होता है और यूकैरियोटिक जीवों में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन देखने को मिलते हैं। जब शरीर की वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि होती है तो समसूत्री विभाजन, और जब लैंगिक जनन के दौरान युग्मकों का निर्माण करना हो, शुक्राणु अंडाणु आदि का निर्माण करना हो, तो उस जगह पर जो है अर्धसूत्री विभाजन की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट हम लोगों ने किसके बारे में पढ़े, जीवाणु के बारे में। अब मैं आपको जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया का वर्गीकरण बताने वाला हूं कि जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया कितने प्रकार के जो हैं देखने को मिलते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग जीवाणु का वर्गीकरण पढ़ते हैं, जीवाणुओं के प्रकार पढ़ते हैं, जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, और फिर जो है आगे उसको एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। तो सर्वप्रथम जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटते हैं, हम उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास जो जीवाणु है वो है आध्य जीवाणु। आध्य जीवाणु जिसे इंग्लिश में अपने बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। आध्य जीवाणु अर्थात जिसको अपने बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। ऐसे जीवाणु जिनको हम लोग प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, कहने का मतलब जिनको हम आदिम जीवाणु का नाम देते हैं, ठीक है ना, जो इस प्रकृति में सबसे पहले विद्यमान जीवाणुओं के रूप में माने जाते हैं, उनको अपने आर्की बैक्टीरिया अर्थात आध्य जीवाणुओं की संज्ञा देते हैं। ये जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो गर्म झरनों के अंदर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, गर्म झरनों में भी ये देखने को मिलते हैं, अर्थात विपरीत आवासों में भी ये आसानी से देखने को मिलते हैं। गर्म झरनों में थर्मो एसिडोफिलस जो एरियाज होते हैं, ठीक है ना, उन जगहों पर हम लोग इनको देखा करते हैं। तो एक शब्द ये भी लिखा हुआ मिलता है कई जगहों पर, थर्मो एसिडोफिलस, ठीक है ना। तो ये गर्म झरनों वाली जगहों को ही कहा जाता है। तो ये पॉइंट अपने याद रखें। जहाँ पर विषम परिस्थितियाँ होती है, विषम स्थितियाँ होती हैं, उन जगहों पर लवणीय झरने है ना, या फिर गर्म झरने, या फिर लवणीय जल, या फिर जो मतलब बहुत प्राचीन समय में जो कीचड़ अर्थात दलदल की भूमि थी, उस दलदली एरिया में भी मतलब जो है जीवाणुओं को देखा जाता है। और उस जगह पर किस प्रकार के जीवाणु होते हैं, तो आप याद रखें उन जगहों पर आर्की बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। और जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर कोशिका भित्ति जो पाई जाती है, आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है, तो आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन की। अगर आप सामान्य स्तर पर पढ़ें कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, तो वो प्रोटीन निर्मित होती है। ये लाइन भी आप याद रखें, आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति प्रोटीन निर्मित होती है, जबकि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो है, यानी कि सत्य जीवाणु जो होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन अर्थात म्यूरेमिक एसिड एंड एक और जिसको अपने बोलते हैं डाई एमिनो पिमेलिक एसिड, उससे जो है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निर्मित होती है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, मिथेनोजन बैक्टीरिया।
अर्थात मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया। नाम भी देखो इनका कैसे रखा गया, मिथेनोजन बैक्टीरिया। तो ये मिथेनोजन बैक्टीरिया शब्द कैसे बना, देखिए मिथेनोजन शब्द बना है किससे, मीथेन गैस से, मीथेन, ठीक है ना। और दूसरा शब्द है मेथनोजन, जन शब्द बना है किससे, जनरेट करने से। जनरेट करने का मतलब होता है उत्पन्न करना, जनरेट करना, उत्पन्न करना, पैदा करना। तो ऐसे बैक्टीरिया जो किसको प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन को उत्पन्न करते हैं, यानी कि मीथेन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, मीथेन उत्पादक बैक्टीरिया, मीथेन गैस को उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु हैं, उनको अपने मेथनोजन बैक्टीरिया कहते हैं। दलदली भूमि में मीथेन गैस देखने को मिलती है। एंड साथ ही साथ एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि ये बैक्टीरिया कहाँ पर पाए जाते हैं, गाय भैंस की आंतों में, है ना, गाय भैंस की आंतों में ये बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। और ये पॉइंट हम लोग पढ़ा करते हैं कि गाय भैंस जब जुगाली करती है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, तो मीथेन। क्यों, क्योंकि उनके बॉडी में, उनके इंटेस्टाइन में, आंत में किस प्रकार के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, मेथनोजन बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। और मेथनोजन बैक्टीरिया किस प्रकार का बैक्टीरिया है, एक आर्की बैक्टीरिया, यानी कि आधे जीवाणु के अंतर्गत हम लोग उसको पढ़ा करते हैं। नंबर 2, दूसरा शब्द अपने पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को अपने हिंदी में बोलते हैं सत्य जीवाणु, सत्य जीवाणु। अब ये एक पॉइंट याद रखें, इन्हें ही जीवाणु कहा जाता है। मतलब जिसे अपने जीवाणु का नाम देते हैं, वास्तव में जीवाणु किसे कहते हैं, इन्हीं को जीवाणु कहा जाता है। यानी कि जो सुस्पष्ट सत्य प्रकार के जीवाणु जो हम लोग बोला करते हैं, वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो वो यू बैक्टीरिया होते हैं। अर्थात बैक्टीरिया 4 हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो उनमें से जिन्हें जीवाणु कहा जाए वो कौन है, वो है यू बैक्टीरिया। अब जीवाणुओं की सारी विशेषताएं हम लोग, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, वो सारी यहाँ पर आ जाती हैं। और अब इन जीवाणुओं के बारे में हम लोग मतलब कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं कि जीवाणु कितने प्रकार के हैं आकृति के आधार पर, है ना, कोकस, बैसिलस, स्पाइरल, विब्रियो, इस प्रकार से हम लोग उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लाभदायक बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया, ऐसे करते करते इसको और मतलब अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम आगे करेंगे भी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो सत्य जीवाणु होते हैं, इनके अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। सत्य जीवाणु जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो साथियों याद रखें, सत्य जीवाणु जो होते हैं इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। और हमने कई बार ये चर्चा की, पेप्टिडोग्लाइकेन जो है उनमें 2 मटेरियल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक अम्ल, और दूसरा है डाई एमिनो पिमेलिक अम्ल, डाई एमिनो पिमेलिक अम्ल, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने याद रखना है, डाई एमिनो पिमेलिक अम्ल। अब यहाँ देखो, जो यू बैक्टीरिया हैं सत्य जीवाणु हैं, इन्हें ही अपने सामान्य स्तर पर जीवाणु कहते हैं। और इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, जो 2 पदार्थ होते हैं, म्यूरेमिक एसिड एंड डाई एमिनो पिमेलिक एसिड। तो ये पॉइंट अपने को याद रखना है। और जीवाणु की जितनी भी विशेषताएं हम लोग पढ़ते हैं, जीवाणु की जितने भी टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, इसी यू बैक्टीरिया में आते हैं, ठीक है ना। तो जिन्हें सत्य जीवाणु अपने कहते हैं वो है यू बैक्टीरिया, और जिन्हें अपने आदिम जीवाणु कहते हैं वो कौन है, आर्की बैक्टीरिया। यानी इस धरती पर सबसे प्राचीन जीवाणुओं के अंतर्गत किस जीवाणु को पढ़ा जाता है, आर्की बैक्टीरिया को। और जिन्हें हम जीवाणु के नाम से जानते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं यू बैक्टीरिया। और इनके बारे में तो हम आगे एक्सप्लेन कंप्लीटली करने का काम ही करेंगे, ठीक है ना। तो सारी बातें इनके आगे जो है अपने शामिल कर देंगे। और अब मैं आपसे एक चर्चा कर रहा हूँ किसकी, साइनो बैक्टीरिया की। जैसे अपने साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, हम उसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन और जो है अपने पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। नंबर 3, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइनो बैक्टीरिया को मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट मानता हूँ, साइनो बैक्टीरिया। और साइनो बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ नील हरित शैवाल कोई शैवाल नहीं है। वैसे नील हरित शैवालों को पहले शैवाल माना गया, पादप जगत में इनको स्थान दिया गया। लेकिन जब इनकी कोशिकाओं की संरचना के अध्ययन का मतलब जो वर्गीकरण हम पढ़ा करते हैं, संरचना का अध्ययन जब किया गया,
तो नीलहृदय शैवालों की कोशिका की संरचना देखने पर यह पता चला कि इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, अर्थात वही एसिम के अंदर की कोशिका जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, अस्पष्ट केंद्रक होता है, झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, आदि आदि जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े, वो सारी विशेषताएं उसके अंदर देखने को मिलती हैं। और जो शैवाल होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, जबकि नीलहृदय शैवाल प्रोकैरियोटिक होते हैं। यही कारण है कि शैवालों को तो हमने पादप जगत में ही स्थान दिया, बल्कि जो नीलहृदय शैवाल होते हैं उनको हमने जीवाणु जगत में स्थान दिया और एक नए जीवाणु का नाम रखा जिसका नाम हमने रखा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है ना। इनके अंदर हाँ एक पॉइंट देखो, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो ये लाइन अपने जरूर याद रखेंगे, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इनके अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति देखने को मिलती है और वो भी क्लोरोफिल ए। इनके अंदर प्लांट्स की तरह यानी कि पेड़ पौधों की तरह, पादपों की तरह क्लोरोफिल ए नामक क्लोरोफिल इनमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी होते हैं क्योंकि इनके अंदर पादपों की तरह क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है। यही कारण था कि हमने इन्हें पहले पादप वर्ग में रखा, लेकिन इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकृति के होने के कारण हमने इन्हें जीवाणुओं के साथ रखा और हमने इनका नाम रखा साइनोबैक्टीरिया। वैसे इन्हें अपने नीलहृदय शैवाल अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी BGA के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है ना। इनके अंदर तो ढेरों एग्जाम्पल है, सत्य जीवाणुओं में तो हम लोग सारे एग्जाम्पल ही पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो सारे उदाहरण मैं सत्य जीवाणु में तो आपको बताने वाला हूँ। इनके दो एग्जाम्पल मुझे काफ़ी फेमस लगते हैं। पहला है नोस्टॉक, दूसरा है एनाबीना। नोस्टॉक और एनाबीना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनमें उपस्थित एक विशेष कोशिका, जिस कोशिका का नाम है हेट्रोसिस्ट कोशिका। ठीक है ना। हेट्रोसिस्ट सेल, हेट्रोसिस्ट कोशिका। और इस हेट्रोसिस्ट कोशिका का काम क्या है, और इसे मैं कहता हूं आप इंपॉर्टेंट डाल दें, हेट्रोसिस्ट कोशिका का कार्य क्या है, तो अपने पेपर में ये प्रश्न बन सकता है बड़े लेवल में, लैब में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, रीट के अंदर अपने इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि हेट्रोसिस्ट कोशिका का कार्य क्या होता है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करना, फिक्सेशन करना अर्थात स्थिरीकरण करना। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे, नीलहृदय शैवाल, नोस्टॉक, एनाबीना। और उनमें कौन सी कोशिका है जो ऐसा काम करती है, तो हेट्रोसिस्ट कोशिका। वैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु तो बहुत प्रकार के हैं, सहजीवी प्रकृति के भी हैं, असहजीवी प्रकृति के भी हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन वह कौन सी नीलहृदय शैवाल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, तो हम बताएंगे नोस्टॉक, एनाबीना। और इसमें भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि नोस्टॉक, एनाबीना नामक नीलहृदय शैवाल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने हेतु विशेष कोशिका का नाम बताइए, तो हम बताएंगे हेट्रोसिस्ट सेल। ठीक है ना। तो ये साइनोबैक्टीरिया के बारे में एक हल्का सा हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया, और इसके बाद में मैं एक छोटी सी चर्चा आप लोगों से माइकोप्लाज्मा के बारे में कर लेता हूँ। और बाकी माइकोप्लाज्मा को मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं 4 नंबर आपको माइकोप्लाज्मा जो है बता रहा हूँ। ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा को भी हम लोग जीवाणु ही मानते हैं। वैसे इसे अपने मानते हैं जीवाणु जगत का जोकर, वैसे इसे अपने मानते हैं जीव जगत का जोकर। इसे जीव जगत का जोकर अपने कहते हैं। ठीक है ना। ऐसा अपने क्यों कहते हैं, इसके ऊपर अपने एक हल्की सी चर्चा करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा को अपने जीव जगत का जोकर इसलिए कहते हैं क्योंकि माइकोप्लाज्मा के ऊपर किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलती। माइकोप्लाज्मा के ऊपर किसी प्रकार की कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलती, और इनमें कोशिका भित्ति जो है उसका अभाव पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति के अभाव के कारण ही इसकी संरचना निश्चित नहीं होती, माने इसका आकार जो है वो फिक्स नहीं है। और जब इसका आकार फिक्स नहीं है तो इसी कारण यह तारे के समान भी हो जाता है, एक तंतु के समान भी हो जाता है, एक गोले के समान भी हो जाता है। ठीक है ना। यानी कि एक गोलाभ संरचना भी बना लेती है। ठीक है ना। एक तंतु थ्रेड के समान संरचना बना लेती है, एक तारे के समान ताराकार स्टार लाइक स्ट्रक्चर भी बना लेती है। ऐसे कहने का मतलब इसकी बहुत सारी संरचनाएं जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं, कोई आकृति नहीं है। इसलिए जब किसी प्रकार की आकृति ही नहीं है तो यह एक जोकर की भांति व्यवहार करता है, ऐसा हम लोग कहते हैं। और फिर हमने माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का जोकर नाम दिया। और इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन आता है कि यह सूक्ष्म जीवों में सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा सूक्ष्म जीव होता है साथियों, ये भी याद रखें, सबसे छोटा सूक्ष्म जीव
सबसे छोटा सूक्ष्म जीव, ठीक है ना, या सबसे छोटी कोशिका, ठीक है ना, जिसको अपने बोलते हैं PPLO, आपने नाम सुना होगा, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो आज मैंने आप लोगों को सिर्फ जीवाणु के मतलब आधारभूत जो विशेषताएं थी वो मैंने बताई। मोनेरा जगत को प्रोकैरियोटिक जीवों का जगत अपने मानते हैं, तो प्रोकैरियोटिक की विशेषता मैंने आपसे चर्चा की, जीवाणु की विशेषता क्या होती है वो हमने चर्चा की, और जीवाणु को कितने भागों में बांटा गया है वो हमने एक बेसिक स्टडी जो है उसको हमने किया, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि एक अपने पढ़ते हैं आर्कीबैक्टीरिया, एक पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया, एक पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया, एक पढ़ते हैं अपने माइकोप्लाज्मा। तो मैं यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को एक्सप्लेन करूँगा, उनके ऊपर हम लोग और चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैं फिर आपसे विनम्र एक प्रार्थना कर लेता हूँ कि जो भी साथी हमारे लैब के सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं, तो उनमें कुछ हद तक हेल्प मेरी ज़रूर रहेगी। अगर लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ें। और बायोलॉजी जो है उसको मैंने स्टार्ट किया है सबसे पहले टैक्सोनॉमी से, है ना, मतलब हम लोग एनाटॉमी से स्टार्ट नहीं कर रहे। देखो ये भी अच्छी बात है कि हम इसको टैक्सोनॉमी से रन कर रहे हैं, और टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग मैं बहुत अच्छी बातें इसमें बताने वाला हूँ, और हम लोग टैक्सोनॉमी को खूब स्टडी करने वाले हैं, उसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो भी साथी साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं, आप मेरे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें, कमेंट करें, अपने डाउट्स मुझे भेजें, ठीक है ना। और आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं लैब असिस्टेंट के अकॉर्डिंग वो भी जानकारी दें, ठीक है ना। लाइक करें, शेयर करें, और साइंस वाले बच्चों तक इस वीडियोज़ को पहुँचाने का भी प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।